द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि हमने पीछे वाले वीडियो में हमने अपना एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास के अकॉर्डिंग हमने क्लास 10th में जो आपका एक चैप्टर है रियल नंबर में, उसमें जितने भी सारे नंबर्स थे उनके बारे में क्या कर लिया था, हमने स्टडी कर लिया था, उसके बारे में हमने जान लिया था, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इन सारे बातों को जो है ना हमने पिछले वाले वीडियो में जो है ना फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हमको रियल नंबर चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है हमको जो है ना रियल नंबर में जो भी कॉन्सेप्ट है उन सारे चीजों को क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि रियल नंबर में कौन से सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले बात आता है लेमा का, कि लेमा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या, लेमा के बारे में। ठीक है, कि लेमा आपका होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक देंगे और लिखेंगे क्या, लेमा। लेमा क्या होता है, तो यहाँ पे पहले जो है ना हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि लेमा आपका होता क्या है। सबको जो है ना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। A lemma is a proven statement। लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है used for proving another statement। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लेमा कह रहा है कि ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब ये है कि लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी पहले से ही प्रूव क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, एक स्टेटमेंट है जिसका यूज जो है हम क्या करते हैं, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। बस यही होता है लेमा, यानी लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स। मतलब लेमा जो होता है एक आपका क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी पहले से ही प्रूव एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज जो है ना हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो ये है आपका लेमा के बारे में। अब यहाँ पे बात आता है कि आपका एल्गोरिथम होता क्या है। क्या है, अगला टॉपिक है आपका क्या, एल्गोरिथम। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे क्या है, एल्गोरिथम है, कि आपका यहाँ पे एल्गोरिथम होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे एन एल्गोरिथम is a series। तो an algorithm is a series of well defined algorithm is a series of well defined क्या step which gives a procedure for solving different types of problems। So an algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving different types of problems is called an algorithm। मतलब क्या बोल रहा है कि an algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedures for solving different types of problems is called an algorithm। मतलब क्या होता है कि एल्गोरिथम जो है एक well-defined step होता है ना, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद वो प्रॉब्लम को अगर हम स्टेप बाय स्टेप, मतलब समझिए यहाँ पे क्या है, एल्गोरिथम होता क्या है, मतलब ये है कि अगर किसी भी काम को हम कर रहे हैं, किसी भी वर्क को कर रहे हैं,
उस वर्क को अगर हम कर रहे हैं और उसके सारे स्टेप को हम क्या कर रहे हैं, जो भी काम करते जा रहे हैं उस सारे स्टेप को अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम करते जा रहे हैं और उसके स्टेप को लिखते जा रहे हैं कि हमने क्या किया, पहला स्टेप में क्या किया, दूसरा स्टेप में क्या किया, तीसरा स्टेप में क्या किया, है ना। इस तरह से करते 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 जो है ना हम अपने काम को पूरा करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, एल्गोरिथम को फॉलो किया है। जैसे एग्जांपल अगर एग्जांपल लिया जाए तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग छत पे जाते हैं तो बहुत वहां पे स्टेयर होता है आपका, ठीक है। तो अगर हम एक एक कदम ऊपर मतलब एक एक सीढ़ी से अगर हम एक सीढ़ी पे गए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे, फिर छठे पे, ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमने क्या किया, एल्गोरिथम को फॉलो किया। मतलब क्या, हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया। मतलब क्या, अल्टरनेटिव कोई काम नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेटिव कोई काम नहीं कर रहे हैं, या हमने स्किप नहीं किया है कुछ काम को। जो काम हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम करते आ रहे हैं, यानी हर एक स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। लाइक कि हमने जब सीढ़ी पे हम चल रहे हैं तो एक पहले वाले सीढ़ी पे गए, फिर दूसरे वाले गए, तीसरे वाले गए, चौथे वाले गए, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, ऐसे वन बाय वन करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप करें। स्टेप बाय स्टेप करके हमने क्या किया, ये छत पे हम गए, मतलब क्या हम क्या काम कर रहे हैं, तो छत पे जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कैसे जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि हम एल्गोरिथम को फॉलो करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप आप पहले सीढ़ी पे क्या हुए, चढ़े, उसके बाद पहले से आप तीसरे पे चले गए, तीसरे से आप पांचवें पे चले गए, पांचवें से जो है ना आप जो है ना चौथे पे चले गए, फिर दूसरे पे चले गए, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है ना आप उसको क्या कर रहे हैं, जंप करते हुए आगे निकल जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमने जो है यहाँ पे एल्गोरिथम को फॉलो नहीं किया। एल्गोरिथम को फॉलो नहीं किया मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप काम हमने नहीं किया। तो एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी काम को अगर स्टेप बाय स्टेप किया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं हम, एल्गोरिथम कहते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है। बस यही उसका मतलब है, इन सारे बातों का बस वही मतलब है। कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर उसके हर एक स्टेप को हम दिखा देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। अगर इतना बात समझ में आया तो कहिए, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है, वो क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। अगर आपको लेमा समझ में आ गया, एल्गोरिथम समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट that for any two integers, any two positive integers, say any two positive integers, say a and b, there exist two unique solution, two unique integers, two unique solution and two unique integers, say q and r, such that a equal to bq plus r, where r is equal to 0 or r is greater than 0 but r is smaller than b, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार ये क्या कहना चाह रहा है। तो इतना बात तो हमने लिखा तो उतना क्लियर नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम कुछ काम करते हैं और काम करके यहाँ पे बात समझते हैं तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या है। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में यह कहता है कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जहां ए ग्रेटर है किससे, बी से, ए किससे ग्रेटर है, बी से, और हम क्या कर दे, अगर ए में डिवाइड करें किससे, बी से,
तो आपको दो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, वो क्या Q आएगा और क्या आएगा R आएगा। Q आएगा, क्या आएगा, R आएगा। तो जानते हैं B को क्या कहते हैं, B को कहते हैं हम लोग डिवाइजर कहते हैं, A को क्या कहते हैं, A को हम कहते हैं क्या, डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। B को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं। और R को क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़े हुए हैं कि आपका डिवाइडेड इक्वल टू आपका डिवाइजर इनटू कोशिएंट एंड कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम ये छोटे क्लास में भी पढ़ते हैं। डिवाइडेड को हमने क्या माना, आपका A माना, डिवाइजर को हमने क्या माना, B माना, कोशिएंट को हमने क्या माना, Q माना, और रिमाइंडर को क्या माना हमने, R माना। तो यहाँ तक हमको नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि अगर A और B दो जो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स है, जहाँ पे A ग्रेटर है B से, तो अगर B में क्या करते हैं, A से भाग करें, डिवाइड करें, तो आपको दो जो है ना यूनिक इंटीजर्स मिलते हैं, क्या, Q और R, जहाँ A बराबर होता है किसके, BQ प्लस R के, इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बात है जीरो, इसका क्या मतलब है कि R जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, या R जो होता है वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन R जो होता है वो हमेशा B से क्या होता है, छोटा होता है। इस बात को हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम 2 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 की कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। अगर हम 2 में यहाँ से 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 की 4 क्या आया, आपका 1 आया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं, 5 में करते हैं, 5 जा 25 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका B कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, आपका A कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, Q कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, R कहते हैं। सेम वही बात है, ये क्या है आपका B है, ये क्या है आपका क्या बोलते हैं, A है, ये क्या है आपका Q है, और ये क्या है आपका R है। ठीक है, ये पता है। फिर ये क्या है आपका B है, ये क्या है आपका Q है, अब जानते हैं, ये क्या है आपका A है, और ये क्या है आपका R है। तो अगर ध्यान से अगर देखें तो बताइए यहाँ पर रिमाइंडर जो है, R का मतलब क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, नहीं तो 1 आ रहा है, नहीं तो मतलब क्या 0 आ रहा है, नहीं तो 0 से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर, जहां क्या लिख सकते हैं, वेयर अगर 0 और रिमाइंडर से कंपेयर किया जाए तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 भी आ सकता है, मतलब रिमाइंडर जो है ना वो 0 के इक्वल भी आ सकता है। और यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा भी आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब क्या है कि रिमाइंडर जो है वो 1 से बड़ा भी आ रहा है। मतलब अगर 0 में और रिमाइंडर में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 के क्या है, इक्वल भी होता है। देखिए रिमाइंडर जो है वो क्या होता है, 0 के इक्वल भी होता है, और रिमाइंडर जो होता है वो 0 से क्या होता है, 0 से क्या होता है, बड़ा भी होता है। रिमाइंडर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। इसलिए अगर 0 और R में हम अगर रिलेशन को देखें तो 0 जो होता है वो रिमाइंडर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है, छोटा होता है, और नहीं तो बराबर होगा। मतलब यहाँ पे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जो रिमाइंडर है आपको 0 भी आया है और 0 से क्या आया है, ज्यादा भी आया है। इसका मतलब है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल भी होता है, और आपका 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। कौन, आपका रिमाइंडर। कौन, आपका रिमाइंडर। अब बताया ये B क्या है, ये B क्या है, तो B का मतलब ये है क्या, आपका डिवाइजर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमेशा इसमें अगर देख रहे हैं ये B क्या है, यहाँ पे B क्या है, आपका 2 है, यहाँ पे R क्या है, आपका 0 है। फिर इसको अगर हम चेक करें, यहाँ पे B क्या है, आपका 2 है, R क्या है, हमेशा 1 है, यहाँ पे 1 आ रहा है। फिर अगर फिर देखें यहाँ पे B क्या है, आपका B है 5, और R क्या हो रहा है, मतलब आपका यहाँ पे 4 आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे कुछ पैटर्न देख रहे हैं कि हमेशा जो है ना B यानी मतलब डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसका मतलब है कि आप कितना भी नंबर में भाग दीजिए तो आपका जो डिवाइजर होता है और जो रिमाइंडर होता है उसमें ये रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे कि डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा। मतलब क्या, आपका B जो होगा यानी डिवाइजर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, और रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे इससे हम समझ सकते हैं कि B यहाँ पे 2 है, रिमाइंडर क्या है, उससे छोटा। B यहाँ पे क्या है, बड़ा है, रिमाइंडर क्या है, उससे छोटा। B यहाँ पे बड़ा है, रिमाइंडर क्या है, छोटा है। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं R और B में रिलेशन ये है कि आपका B जो होता है वो बड़ा होता है हमेशा क्या है, रिमाइंडर से। तो यहाँ पे ये बात आ गया, यहाँ पे ये बात आ गया, और इसी को हमने लिखा है। तो यहाँ से बात क्लियर आ गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेना कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेना कहता है कि अगर दो
पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हों जिसको हम ए और बी कहते हैं, जहां पे ए ग्रेटर और बी से, तो वहां पे आपको दो यूनिक आपके इंटीजर्स देखने को मिलेंगे। वो क्या है, q और r, जहां पे a बराबर a इक्वल टू bq प्लस r, तो आप देखते हैं कैसे आ रहा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट और रिमाइंडर को हुआ है। और यहाँ पे जीरो जो है वो r के इक्वल होता है या r से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन b से हमेशा r क्या होता है, आपका बड़ा होता है। मतलब ये है कि जीरो जो होता है वो रिमाइंडर के क्या होता है, बराबर होता है, या रिमाइंडर से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन आपका डिवाइडर से हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर छोटा होता है। डिवाइडर से हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर छोटा होता है। तो अगर तीसरा बात समझ में आ गया, तो यहाँ पे आगे वाला काम हम यहाँ पे करेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है हम यहाँ पे देखेंगे। क्या यहाँ पे आप तो समझते ही है कि डिवीजन तो समझते ही है, डिवाइड का बात हो रहा है। लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। अब बताइए यूक्लिड क्या है, ठीक है, यूक्लिड क्या है। तो यूक्लिड क्या है, एक साइंटिस्ट थे। यूक्लिड क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने डिवीजन एल्गोरिथम को क्या किया था, डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जो है ना कंप्लीट डिटेल में बताया था। इसीलिए इस डिवीजन लेमा को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी हम कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी हम कहते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो अभी तो पढ़े हुए हैं कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को अगर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। और यहाँ पे बात आया, अगर यहाँ पे हम बात करके आप देखें, यूक्लिड डिवीजन लेमा की जगह पर कभी कोई जो है ना हम लोग यूक्लिड, आपको क्वेश्चन देगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो आप लेमा तो समझ गए कि लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इसका यूज जो है ना किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करने के लिए करते हैं। अब डिवीजन तो समझते हैं, डिवीजन का मतलब क्या है, छोटे क्लास से यूज करते आ रहे हैं, डिवीजन का काम करते आ रहे हैं। अब आता है यूक्लिड क्या होते हैं। तो यूक्लिड जो होते हैं, ये जो है ना एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिवीजन के काम को स्टेप बाय स्टेप किया, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करके प्रूव किया। इसीलिए इस डिवीजन एल्गोरिथम को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब यहाँ पे यूक्लिड क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। डिवीजन क्या है, आपका काम करते हैं, डिवाइड करते हैं। और एल्गोरिथम क्या है, यानी डिवीजन के काम को अगर स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। और इस डिवीजन एल्गोरिथम को सबसे पहले जो है यूक्लिड ने किया था। इसीलिए हमने क्या कहा, इसीलिए हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं या यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब यहाँ पे अगले स्लाइड में जो है हम यहाँ पे जानेंगे कि आपका क्या बोलते हैं, जो आपका एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, और जो आपका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसको जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, कैसे हम डिवीजन मेथड से हम कैसे क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमको देखना है क्या है, हमको देखना है आपका एलसीएम और एचसीएफ किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमको, अब हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, आपका एलसीएम। क्या है, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी एलसीएम जो है हम लोग दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम जो है हम लोग दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं। वो कौन कौन सा मेथड है आपका, तो आपका एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्या है आपका डिवीजन मेथड। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, एलसीएम इसको कहते हैं तो क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब एलसीएम जो है हम दो तरीके से निकालते हैं। एलसीएम जो है हम किस तरीके से निकालते हैं, दो तरीके से निकालते हैं। एक आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा होता है क्या आपका, डिवीजन मेथड। क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम जो है वो हम दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं। एक आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है क्या, डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लेंगे वो हम क्वेश्चन लेंगे एक, ठीक है, लेकिन उसी क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और उसी क्वेश्चन को जो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है बस वही आएगा। मतलब क्वेश्चन सेम, ठीक है, आंसर सेम, बट प्रोसेस आर डिफरेंट, ठीक है। प्रोसेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे और एग्जांपल लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम 12 ले लेते हैं, 16 12 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं एंड
और आपका क्या लेते हैं 28 पे लेते हैं, क्या लेते हैं 28। एंड हमने यहाँ पे 3 नंबर्स लिया, कौन कौन 12, 16 और 28, 12, 16 और 28 हमने यहाँ पे नंबर ले लिया। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, आप पढ़े हुए होंगे पिछले क्लास में कि 12 का क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 से करेंगे तो क्या आएगा आपका 6, 2 आपका 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फिर 16 में करेंगे तो क्या होगा 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। फिर 28 का करें तो कितना आएगा 2, 1, 4, 2, 7, 7, 1। यानी 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 1। यानी इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 क्योंकि 2 बार है, 3 का पावर आपका 1 और 1 का पावर आपका 1। ठीक है, अब 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 1। यानी 2 कितना बार 4 बार। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिखेंगे और 1 का पावर 1 लिखेंगे। उसके बाद 28 है ना, 28 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2 × 2 × 7 × 1। अब 2 कितना बार में है तो 2 बार में, 7 कितना बार में 1 बार में, 1 कितना बार में 1 बार में। अगर इतना बात समझ में आया तो कोई दिक्कत तो बताइए। तो अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपके एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए हुए बताइए इसमें कितने नंबर क्या कौन कौन से आपके नंबर दिए हुए हैं, मतलब कौन कौन से दिए हुए हैं यहाँ पे आपका 2, 3, 1, 7, 2, 3, 1, 7, 2, 3, 1, 7। तो आप कितने नंबर है 2, 3, 1, 7। तो एलसीएम निकालने के लिए ये प्रोसेस हम लोग लिखेंगे, आप बढ़िया से समझते हैं। उसके बाद इसमें एलसीएम के लिए सारे नंबर का हाईएस्ट पावर लेना है, सारे नंबर का हाईएस्ट पावर लेना है। तो अगर यहाँ पे 2 की बात करें, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें बताइए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 में कौन सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसका है, ये बीच वाला है 2 का पावर 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 2 का पावर 4 लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है आपका 3 का पावर क्या है आपका 1 है, और क्या 3 का पावर 1 है नहीं, यानी सबसे हाईएस्ट पावर जो है ना 3 का आपका 3 का पावर 1 ही है, 3 का पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या 3 का पावर 1। और उसके बाद बचा क्या आपका 7, तो 7 का हाईएस्ट पावर क्या है आपका 7 का पावर 1 एक ही नंबर है तो बड़ा यही है ना, तो 7 का पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और 1 में क्या है आपका 1 का पावर वही है। तो हमने क्या लिया कि पहले हमने क्या किया, पहले फिर से समझ लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने क्या किया 3 नंबर लिया 12, 16 और 28। ठीक है, 12, 16 और 28 दिया। अब यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब जो अधिक बार आया ना उसको पावर में हमने क्या किया पावर में लिख दिया, सबको हमने पावर में लिख दिया। यहाँ पे 2 है ना, 2 को पावर 2 लिखा है, वो है और एक है तो एक हिसाब में सारा मतलब या तो 4 को है 2 और 2 है ना, इसको पावर 4 लिखा, इस तरह ये आपको समझ में आता है। तो एलसीएम निकालने के लिए जितने भी दिए गए नंबर है मतलब 2, 3, 7 और 1 में सबका क्या करते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, यानी हाईएस्ट डिग्री वाला नंबर को हम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट डिग्री कितना है तो 4 है, 3 का हाईएस्ट कितना है तो 1 है, 7 का हाईएस्ट कितना है तो 1 है और 1 का हाईएस्ट कितना है 1 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है 2 का पावर 4 का मतलब क्या, 2 को जो है ना 2 को कितना बार मल्टीप्लाई में 4 बार में, 2 × यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका 2 का पावर 4 का मतलब क्या 2 × 2 × 2 × 2। 3 का पावर 1 का मतलब 3 को एक बार गुना में, 7 का पावर 1 का मतलब 7 को एक बार मल्टीप्लाई में और 1 का 1। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से जा कितना 21 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 1 करें तो 1 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 1 जा 16 का 1, 16 का क्या 16 1 जा 16 का 6 कैरी 1 और 16 कितना हो रहा है 32 और कितना हो जाएगा 1 33 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका एलसीएम जो है कितना आ गया आपका 336 आ गया। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है ना हम लोग क्या करते हैं इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम डील करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, जितना बात आया यानी 2 2 3 को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं, इसको पावर में कर देते हैं और हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर को मैंने लिख दिया, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। यानी हमारा ये रिक्वायर्ड क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे अगर बात समझ में आया तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बात बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेम नंबर लेंगे और यहाँ पे करेंगे क्या डिवीजन मेथड। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको क्या, यहाँ पे देखिए आपका डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या है आपका 12 12 है और 16 और कितना 28 है। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं एक ही साथ लेते हैं, क्या करते हैं एक ही साथ लेते हैं। और सबसे पहले प्राइम का मतलब क्या होता है आप पढ़े हुए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है।
क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं, सबसे छोटा इसमें प्राइम क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद क्या है 11 है। तो इस तरह से जो है ना करते आते हैं, ठीक है। तो सबसे जो है ना न्यूनतम यानी सबसे लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट प्राइम नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। उससे अगर नहीं होता है तो उसके बाद उससे बड़ा करते हैं, फिर उससे उसे ऐसे ऐसे करते करते हम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट कौन है आपका, तो 2 है, तो 2 से करेंगे तो कितना बार में, 6 बार में, फिर 2 से कितना करेंगे तो 8, फिर कितना हो जाएगा 14, फिर 2 से लग जाएगा ना यहाँ पे 2 से हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। और कुछ यहाँ पे लगने वाला है नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 into 2 into 3 into 4 into 7। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 बट कितना होगा 96 का 6 कैरी कितना 9, 12 2 जा 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33, यानी देख लीजिए, ठीक है। तो ये है डिवीजन मेथड, सेम क्वेश्चन प्रोसेस अलग, क्वेश्चन से प्रोसेस अलग। तो इस तरह से जो है यहाँ भी इसका एलसीएम कितना आया, इसका भी रिक्वायर्ड एलसीएम कितना आया आपका, आया 336 और इसका भी कितना आया 336। तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं, है ना। और इस तरह से जब क्वेश्चन बस वही रहता है, बस मेथड अलग अलग होता है, यानी आपका आंसर भी वही होता है। तो इस तरह से जो हम क्या करते हैं एलसीएम यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से अगर कोई दिक्कत हो, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम वहाँ पे आपको प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको सॉर्ट आउट, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का जो है ना क्या करेंगे, आपका ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे हम लोग एचसीएफ देखेंगे कि एचसीएफ जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो अब जो है हमने अभी पिछले स्लाइड में क्या देखा, एलसीएम के बारे में देखा। तो एलसीएम को हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन मेथड और कैसे डिवीजन मेथड से हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना इस स्लाइड में हमको देखना है क्या है कि आपको एचसीएफ जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या एचसीएफ, क्या लिखेंगे एचसीएफ, जिसको हम कहते हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। या इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। नॉर्मली एचसीएफ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब इस एचसीएफ को जो है ना हम जो है ना, जिस तरह एलसीएम में 2 मेथड हमने फाइंड आउट किया, उसी तरह ये भी जो है आपका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और दूसरा जो है आपका डिवीजन, क्या है डिवीजन मेथड। सो बारी से जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे और आपका डिवीजन मेथड से यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वही पीछे वाला जो एलसीएम में हम क्वेश्चन लिए थे, यहाँ पे वही क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन जो हमारा क्या था कि हमारा 12 था, क्या था एग्जाम्पल में लिए हुए थे, 12 था, 14 था और क्या था आपका 28 था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में भी जस्ट वैसे ही करेंगे कि 12 का फर्स्ट अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 6 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। 14 पे करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो नहीं, ये दूसरा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन शायद दूसरा है, 12 था और 60 था और 28 था, यहाँ पे 12 14 आएगा, ठीक है। 2 7 बस प्रोसेस वही है, क्वेश्चन जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप बदलते रहते हैं, बस प्रोसेस वही होता है, ठीक है। तो 7 बन जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 28 को हम क्या करेंगे, आपका 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 7 1। फिर 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3 into 1। तो फिर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 का पावर 1 और 1 का पावर 1 हो जाएगा। आपका 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 7 into 1, यानी 2 का पावर 1, 7 का पावर 1 और 1 का पावर 1। अब 28 है ना, तो 28 को क्या लिख सकते हैं, आपका 2 into 2 into 7 into 1। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2, 7 का पावर 1 और 1 का पावर 1। तो अब यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए ये हम लोग करते हैं कि जो भी नंबर दिए हुए हैं उन नंबर का हम क्या करते हैं, पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन का मतलब क्या, आप पढ़े हुए हैं, कॉमन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इन 3 नंबर्स का क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे फैक्टर दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये सारे नंबर को प्राप्त किए, ऑब्टेन किए। तो यहाँ पे ये
वैसे नंबर को देखना है जो तीनों में शामिल है, जो तीनों में क्या है शामिल है, उसी को हम क्या कहते हैं कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो बताइए अब यहाँ पे कौन कौन से डिजिट है, तो आपके नंबर तो 2 है, 7 है, 3 है, 1 है ना, इतना है। तो अब देखते हैं क्या कौन कौन नंबर जो है इसमें कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या, जो तीनों नंबर्स में शामिल हो। तो देखिए क्या यहाँ पे, देखिए पहले 2 को देखते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हाँ ये कॉमन लेंगे, इसमें हम काम करेंगे। 3 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे, 3 का खेला हटाइए। इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा कॉमन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होता है जो तीनों में आए, जो सब में आए। उसके बाद 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब यहाँ पे हमको ये पता चला कि 2 में, 7 में, 3 में और 1 में कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है आपका क्या है 2 है और 1 है, 2 है और 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 है और क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आपका नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकालेंगे, उन नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर आए हैं उनका हम क्या करते हैं कॉमन देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर कॉमन आया है। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो कॉमन में जो नंबर है जो 2 है और 1 है, उसको हम क्या करते हैं मिनिमम पावर लेते हैं, मतलब क्या उसका मिनिमम डिग्री लेते हैं, क्या लेते हैं मिनिमम पावर या मिनिमम डिग्री लेते हैं। तो अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो है आपका 2 का मिनिमम डिग्री कौन है, तो 2 का मिनिमम जो पावर है वो क्या है आपका 2 का पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का पावर 1 लिखेंगे, और 1 का जो मिनिमम पावर है वो क्या है 1 का पावर 1 है। तो बताइए 2 का पावर 1 मतलब 2 और 1 का पावर 1 तो 1, यानी कितना आ गया 2 आ गया। मतलब क्या इसके एचसीएफ कितना आया, इसके एचसीएफ जो आया वो क्या आया आपका 2 आया। तो अगर यहाँ पे बात समझ में आया, ठीक है, तो हम डिवीजन मेथड को अपना देखेंगे। मतलब एक बार फिर से हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करते हैं 12 14 जो नंबर दिए, जो रिक्वायर्ड नंबर दिए हुए हैं उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर जो है ना अधिक बार जो ज्यादा यानी ज्यादा बार रिपीट हुए हैं उनको हम पावर में सबको लिख लेते हैं, सारे नंबर्स को पावर में लिख लेते हैं। और उसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें हम क्या देखते हैं कॉमन देखते हैं। और कॉमन का मतलब होता है क्या कि जो तीनों में शामिल है। तो ऐसा कौन कौन सा 2 3 7 और 1 में 2 2 3 7 और 3 में 2 3 7 और 1 में ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो तीनों में जो है ना, तो तीनों में क्या है कॉमन है। आपका एक 2 आया और एक आया 1। अब इनमें से 2 और 1 में क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए यानी कॉमन नंबर का मिनिमम डिग्री देखते हैं, मिनिमम पावर देखते हैं। तो 2 का मिनिमम पावर कितना है 1 है, 1 का मिनिमम पावर कितना है 1 है, मल्टीप्लाई कर दिया हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। इस तरह से जो है हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। अब यहाँ पे बात आया डिवीजन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही रहेगा और डिवीजन मेथड से जो है ना हम कैसे एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो आपका नंबर है वही ले लेते हैं ना, वही है 12 है 14 है और कितना है और आपका 28 है। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम ये देखें 12 लिखते हैं, 14 लिखते हैं और 28 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सबसे छोटा ये कौन है 12 है, उसके बाद क्या आपका 14 है, इसके बाद क्या है 20, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, फिर इससे बड़ा कौन है ये। तो अब यहाँ पे हम जब डिवाइड करते हैं तो जो आपका 12 14 और 28 में सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पे हम करते क्या है ये जो 12 है 14 और 28 है इसमें सबसे छोटा कौन है आपका 12 है, उससे बड़ा कौन है 14 है, सबसे बड़ा कौन है 28 है। तो सबसे छोटा में सबसे छोटा कौन रखते हैं क्या डिवाइजर, और उससे बड़ा को क्या रखते हैं हम लोग, उससे बड़ा कौन रखते हैं क्या आपका डिविडेंड कर रखते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा को हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो 12 में 14 से करें तो 1 बाद में आएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर है इसको बना दीजिए क्या डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसको बना दीजिए क्या आप अब यहाँ पे बना दीजिए क्या डिविडेंड। तो 12 में करेंगे 2 के टेबल में 12 कितना बार में है 6 बार में, तो ये 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 0 हो जाने के बाद जो आपका डिवाइजर है उस डिवाइजर से आप क्या कर दीजिए 28 में डिवाइड कर दीजिए। तो 2 1 जा 2 0 फिर 8 आएगा, 2 4 जा 8। यानी अब यहाँ पे जो 0 आया तो यहाँ पे जो 0 आया उसका अब डिवाइजर क्या है आपका 2 है, यही रिक्वायर्ड एचसीएफ हो गया। एचसीएफ क्या आ गया आपका 2 आ गया, ये क्या आ गया आपका एचसीएफ आ गया जो कि 2 होगा। बात समझ में आई। इसमें अगर कोई दिक्कत है, इसमें अगर कोई दिक्कत तो बताइए। तो हमने किया क्या, जो भी नंबर है, जो भी रिक्वायर्ड नंबर है उन नंबर को हमने क्या कर दिया लिख दिया। उसमें देखा कि सबसे छोटा उससे बड़ा और सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 28 है, तो सबसे बड़ा को लास्ट में हम काम करेंगे। जो आपका सबसे छोटा है और उससे बड़ा है उन दोनों में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा है उसको रखते हैं डिवाइजर, जो उससे बड़ा है उसको रखते हैं क्या डिविडेंड। हम काम करते हैं
तो यहाँ पे 1 बार में आया, घटाएंगे तो आपका माइनस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर है इसको बना दीजिए डिवाइजर, और जो आपका डिवाइजर है उसको बना दीजिए क्या, डिवीजन। अब यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ गया उसका जो रिक्वायर्ड जो डिवाइजर है ना, उस डिवाइजर से आप क्या कर दीजिए, सबसे बड़े वाला जो यहाँ पे नंबर है उसे डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 0 आ जाने का तब तक काम करते रहना है जब तक 0 नहीं आए, है ना। 0 आ गया तो काम रुक जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करेंगे इसमें। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डिवाइजर है ये आपका क्या आ गया, आपके एचसीएफ आ गया। इस तरह से जो है हमने एचसीएफ जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से हमने आराम से यहाँ पे कर लिया। अगर इसमें अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग यहाँ पे जो है ना आगे जो आपका 1.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसमें जब अगर हम काम करेंगे तो इन सब बातों का आवश्यकता वहाँ पे काम होगा। जैसे वहाँ पे भी जो है ना काफी हम एक्सप्लेन करके वहाँ पे बताएंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराएंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, अगर अच्छा लगा फिर भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर डाउट हो तब भी कमेंट कीजिए कि हाँ डाउट है यहाँ पे, अगर अच्छा लगा तो तब भी कमेंट कीजिए कि हाँ हमको अच्छा लगा, ताकि हम लोग जो है ना यहाँ पे हम लोग जो भी है ना मोटिवेट हो कि हाँ बच्चे को जो है ना बात समझ में यहाँ पे आई है, यानी हमारा जो यहाँ पे हार्डवर्क है, यहाँ पे जो मेहनत है वो यहाँ पे है ना सही जगह पे जा रहा है। तो अगर यहाँ पे समझ में आ गया, अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो फिर अगले क्लास में जो है हमारा जो है ना अगला जो टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो अगले क्लास में जो है ना हम लोग पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। चलिए फिर अगले क्लास में हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।